खैर मकदम करता हूँ मैं आप सबका हमारी इस चैनल एडवेंचर स्टार्स में। आज के हमारा सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। इसको श्रीनगर से शुरू करेंगे और इसका इख्तिताम भी घूम फिर के श्रीनगर में ही होगा। 2300 किलोमीटर का ये सफ़र जो रहने वाला है, इस पर कुछ हम अनोखे जानवर भी देखेंगे, कुछ ऐसे पहाड़ी दर्रों का मुशाहिदा भी करेंगे जो कि कभी जिनका हमने नाम सुना है लेकिन आज तक उनको देखा नहीं है, और कुछ ऐसी झीलों का नज़ारा भी करेंगे जो बिल्कुल किस्से कहानी वाली झीलें लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफ़र। सुहाने मौसम के साथ हमने जम्मू से श्रीनगर का सफ़र शुरू किया। 250 किलोमीटर का ये सफ़र जो रहने वाला था, ये तकरीबन एस्टिमेटेड थी कि 5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और हम तकरीबन 9 साढ़े 9 के आसपास जम्मू। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि पहले तो बारिश शुरू हो गई और उसके बाद जब हमने टनल क्रॉस की तो टनल क्रॉस करते ही पता चला कि टनल तक तो ट्रैफिक बिल्कुल अच्छा था, लेकिन टनल क्रॉस करते ही हमें पता चला कि आगे ट्रैफिक जैम है। और उस ट्रैफिक जैम की वजह से तकरीबन ये 5 घंटे का सफ़र 8 घंटे का सफ़र बन गया। और हम जो उम्मीद लगा रहे थे कि 9 बजे तक जम्मू पहुंच जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं। अंधेरा रास्ते में ही हो गया और तकरीबन हम 11:15 बजे जम्मू। प्लान ये था कि हम जम्मू में नाइट स्टे करेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। रास्ते में कुछ रेस्टोरेंट वगैरह ढूंढे, मिले नहीं। आखिरकार एक कैफ़े खुला हुआ था हाईवे पे, हमने वहाँ से कॉफ़ी और बर्गर वगैरह खाया और अपना सफ़र शुरू रखा। और डिसाइड ये किया कि गर्मी भी रात में कम है और ट्रैफिक भी कम। हम जम्मू से मनाली का ही सफ़र है, तकरीबन 500 किलोमीटर का सफ़र है टोटल, इसको रात में ही कंप्लीट करेंगे। तो हम आगे बढ़े। अब ये जो 500 किलोमीटर का सफ़र था, हम 3 बंदे थे, तीनों में से कोई कभी गया नहीं था मनाली। तो गूगल बाबा को हाजिर किया, उसी का सहारा देते हुए आगे बढ़े। एज़ यूजुअल, जैसे कि आपको पता है कि गूगल हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है, तो रात को भी गूगल शॉर्टकट ढूंढता था। पता नहीं, कभी हाईवे से नीचे ले जाता था, कभी छोटी सड़कें होती थी, कभी हाईवे पे आ जाती थी। तो आखिरकार सुबह 4 बजे के आसपास हमने पंजाब को क्रॉस कर लिया था और तकरीबन 10 घंटे के बाद हम सुबह पहुँचे कुल्लू। तो कुल्लू के कुछ बेहतरीन नज़ारे के एंजॉय किए ये नज़ारे, फिर आगे सफ़र चालू कर। कुल्लू को एक्सप्लोर किया, तकरीबन 1 घंटे तक हमने कुल्लू को एक्सप्लोर किया और कुल्लू की पूरी नज़ारों को एंजॉय किया। उसके बाद हम आगे बढ़े टूवर्ड्स मनाली। मनाली जो मेन मनाली है, तो तकरीबन उससे 17 किलोमीटर दूर थे हम, और वहाँ से ही मनाली अपनी खूबसूरती को जाहिर करने लगा। और जो रास्ता आया हम उसको एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी खूबसूरत रास्ता था। मगर एक दिक्कत ये थी कि जो मेन हाईवे था मनाली का, वो काफ़ी उसकी जो विड्थ है वो कम है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत रहता है इस हाईवे पे। आपने भी अक्सर सुना होगा कि मनाली का हाईवे आज बंद था, ऐसा था वैसा था। इसका बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ पर जो सड़कें हैं वो तंग हैं, भी बड़ी नहीं है। बहरहाल हम आगे बढ़ते गए और मनाली पहुँचे तकरीबन 12 बजे के आसपास। तो हमने डिसाइड किया कि मनाली की जो बाज़ार हैं इन्हीं को सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे। मनाली के बाज़ारों को एक्सप्लोर करते हुए हम आगे बढ़े। वहाँ की जो बाज़ार की भी सड़कें थी वो भी छोटी थी, जिसकी वजह से आखिरकार हमें पार्किंग ढूंढनी पड़ी, क्योंकि सड़क पे गाड़ी पार्क करने को कोई प्रोविज़न था नहीं। लेकिन एक मेन मार्केट में पार्किंग की जगह बनी हुई थी, वहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की। गाड़ी पार्क करने के बाद हमने डिसाइड किया कि लंच करते हैं, क्योंकि भूख भी लगी थी और रात को ज़्यादा सोए भी नहीं थे, गाड़ी भी चलानी थी और उसके साथ साथ गाड़ी में नींद भी ज़्यादा नहीं आती थी। तो बहरहाल हमने लंच किया। लंच के बाद मनाली में एक बहुत ही बेहतरीन पार्क है जिसका वन विहार नाम है। हम वन विहार में गए और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कुदरती सुकून होता है वो था। बड़े बड़े पेड़ थे देवदार के और एक पूल भी बना हुआ था जिसे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। इसके अलावा पार्क तो थी छोटी,
लेकिन इसको नेचुरल वे में काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्व किया गया था और वो प्रिजर्वेशन एंजॉय करने के लायक थी। तो हम भी कुछ देर वहाँ पर बैठे, उसके बाद चल पड़े टूवर्ड्स द लेह। भी तो लेह आज नहीं पहुँचना था, लेकिन सबसे पहले हमें जो पार करना था वो था अदल टनल। तो अदल टनल की जानिब हम बढ़े और अदल टनल का रास्ता भी जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, जैसा कि आप देख रहे हैं। हम अदल टनल की जानिब बढ़े। अदल टनल के बाद जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहने वाली थी वो था जिस्पा। जिस्पा एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत जगह है। मनाली से तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पे वाक़ा है जिस्पा। रोड की बात करें तो रोड अच्छा है, मैग्नेटाइज्ड रोड है। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत रोड ख़राब है। हमारे पास ब्रेजा गाड़ी थी तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, उसमें भी मेन ऑफ फुट गाड़ी नहीं थी, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोड बिल्कुल अच्छी थी। अदल टनल पार करने के बाद ही जिस्पा आता है और जिस्पा पहुंचने के बाद आप बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर है वहाँ पर, और अगर आप चाहें तो आप जिस्पा में रुक भी सकते हैं, नाइट स्टे कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेंट लगे हुए हैं। और उसके अलावा अगर आप आसपास की जगहों पे देखेंगे तो गाँव भी कुछ हैं वहाँ पर, जहाँ पर आप एज अ पेइंग गेस्ट रह सकते हैं। गेस्ट हाउस टाइप कुछ मकान है जो वहाँ पर देते हैं स्टे के लिए, नाइट स्टे के लिए। तो वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट भी नहीं लेते हैं, तकरीबन बार्गेनिंग के बाद आपको वहाँ पर स्टे करने की जगह 2000 या 1500 के आसपास मिल जाएगी, 2 या 3 बंदों के लिए। तो ऐसा कोई इशू नहीं। हाँ, मगर यही है कि अभी कुछ जो सड़कें हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो ओबियसली वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ जाती है। लेकिन ओवरऑल जो रास्ता है वो बिल्कुल अच्छा है और मैग्नेटाइज्ड है। हाईवे भी बड़ा है। मनाली में जो छोटी सड़कें थी विड्थ उनकी कम थी, लेकिन यहाँ पर सड़कें बड़ी हैं, यहाँ पर विड्थ भी अच्छी। और अगर आप ज़्यादा एडवेंचर चाहते हैं तो आप अटल टनल के बजाय रोहतांग पास का भी रास्ता ले सकते हैं। वहाँ से भी ये जिस्पा का जो एरिया है वहाँ से भी जा सकते हैं, चाहे आपको जिस्पा जाना है या कहीं और जाना है, लेह जाना है, व्हाटएवर जो भी आपकी डेस्टिनेशन होगी। आप अगर ज़्यादा एडवेंचर चाहते हैं और अगर खासकर आपके पास बाइक है तो आप अटल टनल को स्किप करके रोहतांग पास का एरिया ले सकते हैं, वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। ये है जिस्पा का टॉप व्यू। जिस्पा में जो मीटर ट्रक है वाटरफॉल, उसका टॉप व्यू है। और वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए एक बहुत ही एडवेंचरस रूट लेना पड़ता है। जिप लाइन को यूज़ करके ही यह वाटरफॉल तक जा सकते हैं। रास्ता भी बना हुआ है, लेकिन जिप लाइन भी कोई महंगी नहीं है, खाली 200 रुपये में ट्रेन शो हो जाता है। और फिर आधे घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम अल्टीमेटली वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है, पुरकशिश है, और वहाँ पर इंसान को सच में बहुत ज़्यादा सुकून का एहसास होता है। दो दिन तक लगातार सफर करने के बाद आकर हमने डिसाइड किया कि मैं जिस्पा में, और जिस्पा में एक कमरा हमने लिया रहते। गेस्ट हाउस था, कमरा बढ़िया था, नज़ारे भी बहुत खूबसूरत थे। पहले ही हम वाटर पार्क वगैरह का नज़ारा कर चुके थे। इसके बाद जब शाम का टाइम हुआ, जिस्पा वैली के कुछ और ही नज़ारे देखने को मिले, बेहतरीन। और जब कमरा मिला वो भी अच्छा कमरा था, और वहाँ भी 3000 पे लिए मिलते 3 बंदों के लिए, जिसपे एक कॉफ़ी, लंच और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। वो बड़ा मज़ा आया वहाँ पर, वो बहुत ही बेहतरीन जगह थी। उसके बाद हम आगे बढ़े। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो रहने वाली थी वो थी
सबसे पहले एक बहुत बड़ी वैली तो नहीं कह सकते कि, लेकिन एक विलेज, बेहतरीन विलेज है जहाँ पर हर तरह का इंतज़ाम। उक्षी भी जाएंगे, वहाँ पर हमने 2 नाइट का स्टे किया। लेकिन उक्षी जाने से पहले हमें हिमाचल से आगे लद्दाख जाना था। हिमाचल को छोड़ के लद्दाख इंटर हो, उसके लिए सबसे पहले 2 पास क्रॉस करने थे। उसके साथ साथ कुछ बेहतरीन झीलें आई जिनका मैं जिक्र पहले ही कर चुका हूँ कि वो झीलें ऐसे लगती थी कि जैसे हम किसी किस्से कहानियों वाली या किसी किताबी जगह पे आ गए हैं, जिसको तस्वुर करना नामुमकिन है। आप वो भी आगे देखेंगे। चलिए सफ़र कंटिन्यू रखते हैं। फिर आप नज़ारे की लिए वहाँ पे रास्ते में देखा इधर घूमना है। जिस पास से निकलने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव होने वाला था वो था उक्षी। लेकिन उक्षी से कबल हमें सबसे पहले क्रॉस करना था बारालाचाना पास, जिसको लद्दाखी में ला कहते हैं। बारालाचाना ला का मतलब होता है पास। लेकिन इस पास से पहले हम 2 झीलों पे जाने वाले थे। वो झीलें जो बिल्कुल किसी कहानी वाली झीलों जैसी थी, उनके नाम भी कुछ ऐसे ही थे। एक का नाम था दीपक ताल, दूसरा का नाम था सूरज ताल। ये 2 ऐसी झीलें थी जो बारालाचाना पास से कबल हमें क्रॉस करनी। और रोड जो था वो बिल्कुल ठीक था। रोड थी, कहीं पर थोड़ी बहुत गड्डी थी और रोड परफेक्ट था। लेकिन एक मसला ये था कि ये जो बारालाचाना पास हैं ये तकरीबन 4000 मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा की हाइट पे मौजूद है। ठंड बहुत थी वहाँ पर। जुलाई का महीना था। तकरीबन कश्मीर में भी 35 से 36 डिग्री का टेम्परेचर था, लेकिन वहाँ पर मुझे लगता है माइनस है, क्योंकि जब हम गाड़ी से नीचे उतरे तो मुझे काफ़ी ठंड महसूस होने लगी। और ज़्यादा टाइम वहाँ पर हम रुक नहीं पाए, इतना पता नहीं था कि सर्दी होगी वहाँ पर। वीडियो में भी देख सकते हैं कि ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि बर्फ़ साइड उसे अभी भी मौजूद है। जुलाई में भी बर्फ़ साइड से मौजूद। और जो आगे का पहाड़ दिख रहा है, इस पे भी बर्फ़ पूरी तरह से मौजूद। काफ़ी खूबसूरत मनाजिर थे। वो काफ़ी खूबसूरत मनाजिर होने के साथ साथ काफ़ी दिलचस्प और एडवेंचरस रास्ता भी था। एडवेंचर को पसंद करने वाले लोगों के लिए बिल्कुल जन्नत, बिल्कुल ही बेहतरीन जगह है उन लोगों के लिए जो एडवेंचर को पसंद करते हैं। अब तो रोड का भी मैंने कहा कि रोड भी बिल्कुल अच्छी है। कहीं पे कुछ खड्डे हैं। ये देखिए, यही सूरज ताल। अब देख सकते हैं कि बिल्कुल जो इसके आगे जो पहाड़ हैं वो बर्फ़ से अभी भी ढका हुआ है, जुलाई में भी ढका हुआ है। और ये जो झील है ये काफ़ी खूबसूरत दिखती है इस पहाड़ की वजह। इससे कबल दीपक ताल था, लेकिन वो हमें दिखा नहीं क्योंकि वो फ्रीज, जुलाई में भी वो झील फ्रीज। और ये जो सूरज ताल था ये फ्रीज तो नहीं था, लेकिन वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा, लिटरली इतनी सर्दी थी कि हम शर्ट में थे। एक्चुअली समर का वक्त था तो हमने सोचा नहीं था कि इतनी सर्दी। और कहीं पे झील का पानी, सूरज ताल की झील का पानी भी जमा हुआ था। इसलिए मैंने कहा कि जब उन झीलों को देखा तो लगा कि हम किसी कहानी वाली जगह में आ गए। अपनी डेस्टिनेशन उसी की तरफ जा रहे थे। लेकिन बारालाचा पास क्रॉस करने के बाद हमें एक और जगह ही मैदानी इलाका था। दिल करता था कि नाइट वही गुजारे, क्योंकि वहाँ पर टेंट्स का भी सिस्टम अवेलेबल था। लेकिन हम आगे ही बढ़ना था, प्रोग्राम आगे बढ़ने का था, आगे बढ़ते चले गए। लेकिन वहाँ पर ब्रिजेस का नाम भी बड़ा डिफरेंट रखा गया था। ये जो ब्रिज है इसका नाम रखा गया था विस्की ब्रिज। इससे पहले जो ब्रिज आया था उसका नाम रखा गया था क्लिंटन ब्रिज। तो बड़े ही
डिफरेंट नाम रखेंगे ये ब्रिजेस के, और ये जो ब्रिजेस हैं ये बहुत ही मुश्किल से बनाए गए, और ऐसी जगहों पे रोड्स को मेंटेन करना ये भी बड़ा मुश्किल काम। जो भी एजेंसी ये रोड्स मेंटेन करती हैं बड़े ही मुश्किलात होते होंगे उन, ऐसा कहा जा सकता है रोडों को देख के। ये देखिए अभी ये जो रोड है ये कितना टेढ़ा मेढ़ा रोड है, और कितने पहाड़ों के दरों से बनाया गया ये रोड। एक्चुअली उतर रहे हैं आप नीचे की तरफ, तो ये रोड बड़ा एडवेंचरस था, खासकर बाइकर्स के लिए तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट जगह है। जो लोग बाइकिंग के शौकीन हैं के लिए बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर। तो हम उसी की तरफ जाने वाले थे अब, उसी जो कि हमारी डेस्टिनेशन अभी भी 200 से ज़्यादा किलोमीटर दूर थी। अल्टीमेटली हम लद्दाख के बेहतरीन लैंडस्केप को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि हम एडवेंचर कर रहे हैं, और महसूस भी होता है कि बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस रास्ता है, क्योंकि लद्दाख का लैंडस्केप जो है वो बाकी जगहों से टोटल डिफरेंट है। ज़्यादातर हरियाली नहीं है, और जहाँ पर हरियाली है वहाँ पर गाँव बसाए गए हैं, लेकिन जहाँ पर हरियाली नहीं है ज़्यादातर ऐसी ही जगह हैं, ज़्यादातर ऐसे ही रोड्स हैं कि वो हरियाली से खाली हैं। तो अल्टीमेटली हम इस जगह पर पहुँचे जहाँ पर एक जगह जाती है टुवर्ड्स लेह, तो वहाँ से अगर आपको लेह जाना है तो एक और पास क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन हमारा प्रोग्राम था मनाली जाने का, और हमें फुगा वैली पीछे भी जाना था। इसके अलावा हमने प्लान बनाया था कि 3 और हाई आल्टीट्यूड लेक्स को देखने के बाद ही हम आगे तरफ जाएंगे। इसलिए हमने डाबलिंग का रास्ता नहीं लिया, तो हम माही की तरफ बढ़े, जहाँ से हानले का भी रास्ता जाता है। हमने वही रास्ता चूज़ किया और उसी रास्ते की तरफ चल पड़े। की जानिब जो रास्ता जा रहा था वो बड़ा ही खूबसूरत था, और जब हम फुगा वैली में एंटर हुए तो फुगा वैली अपने आप पे एक कुदरत का नमूना है। लगता है कि कहीं ऐसी जगह पे आ गए, शायद ये अर्थ का हिस्सा नहीं है, शायद हम किसी और प्लेनेट पे लैंड कर चुके हैं। आज जो फुगा वैली के हॉट स्प्रिंग्स हैं वो थोड़े से कम उबल रहे थे। इससे पहले भी हम फुगा वैली में आए थे, तकरीबन लास्ट ईयर आए थे 2023 में, अगस्त का महीना था, और उस वक्त फुगा वैली में पानी भी ज़्यादा था और जो वहाँ के हॉट स्प्रिंग्स थे वो ज़्यादा उबल रहे थे। लेकिन इस साल हम जुलाई में आए हैं यहाँ फुगा वैली, तो यहाँ देखा कि हॉट स्प्रिंग्स उतने नहीं उबल रहे थे जितने कि लास्ट ईयर उबल रहे थे अगस्त। शायद मौसम का असर भी हो सकता है, या हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग का असर यहाँ पर भी पड़ रहा हो, लद्दाख में भी पड़ रहा हो। ऐसा कुछ न्यूज़ आई थी कि लद्दाख में भी ग्लोबल वार्मिंग से कुछ इश्यूज़ खड़े हो गए हैं, तो हो सकता है कि हॉट स्प्रिंग्स पे भी इसका असर पड़ा हो। तो अल्टीमेटली हम उपशे पहुँच गए। उपशे में हमने रूम हायर किया। ये जो हमें रूम मिला इसमें 4 बेड थे, हम तो 3 ही बंदे थे बहरहाल। तो पर हेड 1000 रुपया देना पड़ा, उसमें कॉफ़ी, एक टाइम का खाना और सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत रूम है, और रूम के साथ जो किचन था वहीं पर हमारे लिए चाय और कॉफ़ी का इंतज़ाम भी रखा गया था, और ब्रेकफास्ट भी हमने वहीं पे किया। बिल्कुल सिंपल खाना पीना था, कॉफ़ी बढ़िया थी, उसके साथ बिस्किट थे। शाम को दाल और रोटी दी गई और चावल दी गई। सुबह भी हमने उनसे कहा कि हमें दाल चाहिए थोड़ी बहुत, तो ब्रेकफास्ट में भी दाल उन्होंने अवेलेबल रखी, उसके साथ अंडे भी दिए।
और कॉफ़ी भी दी। काफ़ी ही सीरियस है जो लोग हैं लद्दाख के, ज़्यादा कुछ उनको लालच नहीं है। इस गेस्ट हाउस का नाम था याजी गेस्ट हाउस, जहाँ पर हम रुके थे। कि उसके जो गाँव हैं वो बड़ा ही एडवांस गाँव है। जितने भी गाँव हम इससे पहले विज़िट कर चुके थे उनमें ये सबसे एडवांस था, क्योंकि यहाँ पर 5G भी बड़ी अच्छी से चल रहा था, मार्केट भी अवेलेबल था, तकरीबन हर एक चीज़ जो ज़रूरत की होती है वो दस्तियाब थी। इसके अलावा पेट्रोल भी था। तो हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन वो रहने वाली थी वो थी उमलिंगला पास। तो उपशे से हमने जाना था उमलिंगला पास, लेकिन इस नाइट हमने रेस्ट किया और नेक्स्ट डे हम यानी कि 4th डे हम टूवर्ड्स उमलिंगला पास चले गए। और से कबुल ही एक जगह है, यहाँ पर बैगर्स कैफ़े के नाम से ये जगह है, जहाँ पर चाय कॉफ़ी वगैरह मिलती है, और अगर वॉशरूम वगैरह जाना हो तो वो भी उसका भी इंतज़ाम रखा गया है। लेकिन अभी हम हानले में एंट्री करने वाले नहीं थे। ये आई लव हानले का बोर्ड तो लगा हुआ है वहीं पे कैफ़े के साथ ही, लेकिन हम चले गए टूवर्ड्स उमलिंगला पास, क्योंकि हमें पहले उमलिंगला पास जाना था, उसके बाद ही हम हानले जाने वाले, क्योंकि हमने प्रोग्राम तो बनाया था कि हम हानले में नाइट स्टे करें। क्या हानले की जो मेन अट्रैक्शन होती है वो होती है स्टार स्काई, वो जो पासपोर्ट से लव रखने वाले हैं क्लियर। ये देखिए, ये एक बहुत ही बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता था। यहाँ पर आईबैक्स थे, तो आईबैक्स को देखने के लिए लोग महीनों सरफ करते हैं, लेकिन किस्मत से हमें आईबैक्स देखने को मिल रही थी। आईबैक्स देखने के बाद हम उमलिंगला पास की तरफ बढ़े, तो उससे पहले एक पास पहले क्रॉस करना था, उसका नाम था फोर्टीला पास। लद्दाख में इसको फोर्टीला कहते हैं, ला होता है पास यानी कि पहाड़ी दर्रा। तो फोर्टीला पास को क्रॉस करते हुए आगे बढ़े टूवर्ड्स उमलिंगला पास। तो उमलिंगला पास जो है वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड है। 5000 से ज़्यादा ऊंचाई पर वाक़ा मोटरेबल रोड जो है वो है उमलिंगला पास। और ये उमलिंगला पास जाना अपने आप में ही एक एडवेंचर है, क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसे जानवर भी मिलेंगे जो आपने खाली सुने होंगे या किताबों में पढ़े। ये देखिए, एक बोर्ड लगा हुआ है कि वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पार्किंग। इससे पहले भी एक बोर्ड हमने देखा था, वो आप अभी देखेंगे, जहाँ पर लिखा है कि यू आर ऑलरेडी अबव द एवरेस्ट बेस के। और यहाँ पर उमलिंगला पास पे कैफ़े, लेकिन ये चाय का कॉफ़ी का कैफ़े नहीं, बल्कि ये ऑक्सीजन कैफ़े है। क्योंकि जब इंसान 5,000 मीटर से ऊपर के ऑल्टीट्यूड पे चला जाता है तो वहाँ पर लिटरली ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। और यहाँ पर इसीलिए चाय कॉफ़ी का नहीं बल्कि ऑक्सीजन का इंतज़ाम रखा गया है। और चाय कॉफ़ी का कैफ़े खोलने के बजाय ऑक्सीजन कैफ़े खोला गया है। यहाँ पर बाइकर्स बहुत ज़्यादा थे, और कुछ बाइकर्स जो थे उनके पास पास ऑक्सीजन था, उनने ऑक्सीजन अवेलेबल रखा। ये देखिए, घड़ी में भी दिखा रहा है 5000 से अबव का इससे हमें जो लोग एडवेंचर को पसंद करते हैं उनके लिए ये सचमुच में एक ऐसी जगह है जहाँ लाइफ में एक बार जाना ज़रूरी बन। हमारे नेक्स्ट स्टेशन हानले रहने वाली थी, तो हम सीधे उसके बाद लिंगरा से नीचे उतरे तो डायरेक्ट हानले चले गए। तो हानले में हम सबसे पहले ऑब्जर्वेटरी पे गए और डिसाइड किया था कि वहाँ पर नाइट स्टे करेंगे। कि हानले जाते ही लोग अक्सर इसलिए हैं कि वहाँ पर नाइट स्टे किया जाए,
वहाँ पर तारों का खूबसूरत मंजर देखने, मगर ओबियसली वहाँ पर उस दिन बादल बहुत ज़्यादा थे। तो लगा कि ऐसे ठीक नहीं रहेगा। पहले जब क्योंकि आने में तो मौसम ठीक था, लेकिन अब फिर ऑब्जर्वेटरी भी चली गई। ऑब्जर्वेटरी जब हम गए तो वहाँ से लग रहा था कि मौसम ख़राब हो रहा है, बादल आ रहे हैं। ये है भारत ऑब्जर्वेटरी, इसके अंदर भी आप जा सकते हैं। टेलीस्कोप जो है वहाँ पर भी फॉलो किया गया है सुबह 10 से 6 के दिन। तो जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि वहाँ पर हमें लगा कि बादल आ रहे हैं, कि थोड़े बहुत आप इस पे देख सकते हैं, थोड़े बहुत बादल छा रहे हैं। यहाँ देखकर नज़ारा है वह आपका ऑब्जर्वेटरी काफ़ी ऊंचाई पे है, तो वहाँ बराबर गाड़ी जाती है वहाँ। तो वहाँ से आप खानले का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। तो ब्यूटीफुल विलेज है। फिर हमने डिसाइड किया हम सीधे वापस ही जाएंगे ऊपर की जाने, वहाँ पर ही स्टे करेंगे, क्योंकि हानले में आप अपने कोई मतलब था। वहाँ पर गेस्ट हाउसेस हैं, होम स्टेज हैं, मगर का मतलब नहीं था क्योंकि वहाँ बादल से आ गए। फिर हमने दूसरे दिन डिसाइड किया हम जाएंगे 3 लेक्स पे, हाई आल्टीट्यूड लेक्स हैं। एक है टाइगर्स, दूसरी है लेक सोमोनी, तीसरी थी यायासू। तो जो अभी आप देख रही थे वो टाइगर्सू है। उसके बाद टुवर्ड्स याक्स की एक फैमिली से भी मुलाकात हो। याक्स ऑब्वियसली लद्दाख में बहुत चरागाह में चरती रहती, याक छोटी बड़ी याक सब। उसके बाद हम टुवर्ड्स लेक सोमोनी चले गए। जो लेक सोमोनी हैं ये एक्चुअली इंडियन ऑक्यूपेशन में एशिया की सबसे बड़ी लेक है। पैंगोंग इससे ओबियसली बड़ी लेक है, लेकिन पैंगोंग का एक बड़ा हिस्सा जो है वो चाइनीज ऑक्यूपेशन में है। लेकिन ये जो लेक सोमोनी है ये इंडियन ऑक्यूपेशन में एशिया की सबसे बड़ी लेक। तकरीबन इसका डायमीटर 32 किलोमीटर से काफ़ी बड़ी लेक है। अब इस स्क्रीन पे पॉसिबल नहीं कि सारी लेक मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसका साइज़ कितना बड़ा है। तो ये जो लेक सोमोनी है वहाँ पर रोड एक्चुअली जाता है, पूरा रोड जाता है। कहीं कहीं पे छोटी बट ऑफ रोड है, लेकिन ऑलमोस्ट ये जो माहे से तकरीबन 60 किलोमीटर्स का रास्ता है, ये कम्प्लीटली मैक्टमाइज्ड है। तो वो उसकी लेक सोमोनी। उसके बाद हम यहाँ भी यायासू के बारे में आपको एक बात बताता चाहूँ कि अगर आप विद फैमिली है तो यहाँ ना जाइए। यहाँ पर रास्ता ऐसा है कि एक तो ऑफ रोड ये थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पर गाड़ियाँ कम चलती है। अगर पुराना खास्ता गाड़ी में कोई खराबी वगैरह आ गई तो यहाँ पर हेल्प करना बहुत मुश्किल। यहाँ से एक रास्ता सीधे पैंगोंग भी जाता है, लेकिन हम पैंगोंग हमें नहीं जाना था, सीधे वहाँ से हमें लेह ही जाना था। तो वहाँ से जब हम लेह की तरफ निकले तो रास्ते में हमने एक और स्टॉप लिया। वो स्टॉप हमने लिया जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, चुंगथांग हॉट स्प्रिंग्स, वहाँ पर एक स्टॉप लिया। वहाँ पर देखने को ज़्यादा कुछ है नहीं, बस हॉट स्प्रिंग। ओबियसली ये जो हॉट स्प्रिंग्स है काफ़ी ज़्यादा गर्म है और काफ़ी ज़्यादा उबल रहे थे, और वहाँ पर ज़्यादा रुकने को मन नहीं करता है क्योंकि हॉट स्प्रिंग से जो बदबू निकलती है वो सड़ी हुए अंडू जैसी बदबू। जो सड़ी हुए अंडे अगर हम बालने लग जाए तो उससे जो बदबू निकलती है वैसे ही बदबू हॉट निकलती है। तो एक बार इंसान वहाँ पर जाता है, थोड़ी देर के लिए रुक पाते हैं, लेकिन वहाँ पर केमिकल्स की मात्रा ज़्यादा होने के सबब ज़्यादा रुकना मुनासिब या मुनासिब या पॉसिबल नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि हॉट स्प्रिंग के ही ये काफ़ी अजीब अंदाज में उबल रहे हैं, उनमें उबाल भी ज़्यादा हैं। तो ऐसा कुछ मैंने न्यूज़ में भी पढ़ा था कि कुछ दिन पहले कुछ साइंटिस्ट भी इस पर रिसर्च कर रहे थे कि इन पर इतना ज़्यादा उबाल क्यों आया। चुंगथांग के बाद हमारा सीधा रास्ता था लेह की जाने। लेह में हमने लास्ट नाइट स्टे, उसके बाद सीधे चलेंगे श्रीनगर। सोनमर्ग की ब्यूटीफुल और ये जो जोजिला पास है उसकी ब्यूटीफुल वादियों से गुजरने के बाद हम सीधे श्रीनगर चलेंगे। लेह में भी हमने एक नाइट गुजारी, तो लेह पे आपको काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स मिल जाएंगी, वो ज़्यादा हमें इनकी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं। तो सीधे सोनमर्ग की ब्यूटीफुल वादियों से आखिरकार 2300 किलोमीटर्स का सफ़र कंप्लीट करने के बाद 6 दिन में यह सफ़र हमने कंप्लीट किया। अब रिटर्न बैक टू होम। Thank you for watching this video. Be sure to click